गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी सही? हाँ दीदी आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसी के आगे से करेंगे जो कल हमने किया था। किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ सकते हैं। जो सिंपल सिंपल किया था हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तक। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको साइन चेंज का बताया था, वो क्लियर हो गया होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिंपल तरीके से हमने लिखी थी, जो पीछे भी लिखी हुई है। क्या करते हैं इसके अंदर हम ए और सी को पहले लिखते हैं, देन बी आता है, और फिर ए और बी को लिखते हैं, देन सी आता है नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, किसी भी स्केलर फंक्शन का आप ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। हमेशा स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकलेगा, इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको फाई कोई भी फंक्शन दे रखा है ऑफ एक्स वाई जेड, तो एक स्केलर फंक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है। तो इस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है आपको, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट कैसे निकलता है? ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है? डेल। डेल ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप, और कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। यही बनता है। इन two में फाई हम बाहर लगा सकते हैं। अब इस फाई को अंदर लेके आएंगे तो इट मीन्स कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स करना, हमें कर्ल फाई बाय कर्ल वाई करना, और कर्ल फाई बाय कर्ल जेड करना। ये किसी भी वेक्टर का क्या निकल जाएगा? ग्रेडियंट निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ क्या रहे हैं, ग्रेडियंट तो हो क्या सकता है, क्या दिखा रहा है? कहीं ना कहीं चेंज दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट कितना उसमें चेंज है। डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? वेयर देयर इज चेंज देयर इज डेरिवेटिव। तो जहाँ पे भी किसी भी चीज का आपको ये दिखाना है कि चेंज कितना हो उस वेक्टर के अंदर, तो ये बताना चाह रहा है कि जो आई कैप के साथ आएगा दैट इज अ चेंज इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट उसका कितना अफेक्ट है। ऐसे वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट स्केलर क्वांटिटी का कितना अफेक्ट है, और ये जेड एक्सिस के विद, तीनों एक्सिस में इसने अफेक्ट बताया है उसका कितना चेंज है। ठीक है। तो ग्रेडियंट आपका सिंपल सा ही है, स्केलर क्वांटिटी पे लगेगा। डायरेक्ट उसका क्या करना है आपको, एक बार एक्स में, एक बार वाई में, एक बार जेड में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है। अब ग्रेडियंट से ही हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल के आने वाले हैं। ये रिजल्ट आपको इवन याद भी रखना पड़ेगा, आगे हम यूज करेंगे तब मैं पूछूंगी आपसे। ये रिजल्ट क्या है कि अगर कोई भी आपको स्केलर क्वांटिटी है आपके पास, अगर आप उसका क्या निकाल रहे हैं, टोटल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। टोटल डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है? अगर डी फाई की बात करूं, पढ़ा हुआ ना पहले, कैसे होता है? कर्ल बाय कर्ल एक्स डी एक्स, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई डी वाई, और कर्ल फाई बाय कर्ल जेड डी जेड। ऐसे ही निकल रहा कि मतलब एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट किया इनटू डी एक्स, फिर वाई इनटू डी वाई डी जेड, ऑल ओवर मिला के क्या बन जाता है? डी फाई। क्योंकि फाई क्या था? तीन ही का फंक्शन, तो तीनों के विद रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव करके इनटू में उनके पार्शियल्स करके मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये तो होता है डी फाई। तो मैंने क्या कहा है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, डेल फाई इंटू डी आर। तो डेल से इसको कनेक्ट किया ग्रेडियंट से। टोटल डिफरेंशियल और ग्रेडियंट में क्या रिलेशन है? इनटू में हम डॉट कर रहे हैं, इनटू नहीं डॉट ही है, डॉट प्रोडक्ट। तो डेल फाई की डॉट प्रोडक्ट डी आर के साथ करनी है। डेल फाई अभी आपने पीछे निकाला क्या था? कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप, कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप, यही था। इनटू में हमें क्या करना है? डी आर। तो डी आर कितना होता है? किसी को पता है डी आर? एक्स आई प्लस वाई जे जेड के। वो तो आर था, DXI हो जाएगा दीदी। डी लग जाएगा बस आगे, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी। हमें सिंपल डेरिवेटिव ही तो करना है, तो मैंने तीनों का डेरिवेटिव कर दिया कंपोनेंट वाइज। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। अब आई की आई वाले के साथ हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई आएगी। तो देखो अगर आप करोगे तो कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स कौन आ रहा है? डी एक्स आ रहा है, विच इज द फर्स्ट टर्म। कर्ल फाई बाय कर्ल वाई के साथ डी वाई आ रहा है, एंड कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के साथ डी जेड आ रहा है। तो टोटल डिफरेंशियल निकल चुका है आपका, इसके इक्वल आएंगे।
हमेशा इस रिजल्ट को याद रखना है। अगर टोटल को आपको ग्रेडियंट वाले में चेंज करना है, इनटू में डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी पड़ेगी, डी आर पोजीशन वेक्टर के डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। और वैसे भी अगर आप फिजिकली देखो, टोटल डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, ऑल ओवर कितना चेंज हुआ है। ये तो पार्शियली कर दो तीनों एक्सिस में, अगर उन्हें तीनों एक्सिस के डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ऑल ओवर चेंज ही तो बताया इसने। ये इसका मीनिंग निकला है कि टोटल चेंज इन फाई, यहाँ पार्शियल चेंज इन एक्स इनटू डी एक्स की डायरेक्शन हो, एक्स की डायरेक्शन कि वाई में कितना चेंज है, वाई की डायरेक्शन में, और जेड में जेड की डायरेक्शन। ऑल ओवर ऐड करो तीनों डायरेक्शन का इकट्ठा हो गया, टोटल डिफरेंशियल ही बन जाएगा। तो वही यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका नेक्स्ट आता है वो है डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का। डाइवर्जेंस हमेशा किस पे लगता है, कोई भी आपको एक वेक्टर क्वांटिटी दे रखी होगी उस पे, ठीक है। ग्रेडियंट तो किस पे था आपका, स्केलर पे। डाइवर्जेंस किस पे होता है, वेक्टर क्वांटिटी पे। मान लीजिए कोई भी आपको एक वेक्टर क्वांटिटी दी गई है, से आपने क्यू ही ले ली, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, ठीक है। मतलब क्यू वेक्टर ऐसा लिए जिसका एक्स में कंपोनेंट यू है, वाई में वी है और जेड में डब्ल्यू। तो डाइवर्जेंस इसका यहाँ पे हमें निकालना है। डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे हम इसका, देखो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है डेल की डॉट प्रोडक्ट क्यू के साथ। जो पीछे डेल ऑपरेटर पढ़ा है हमने ग्रेडियंट में, उसी डेल ऑपरेटर की अब की बार डॉट प्रोडक्ट करनी है क्यू के साथ। वहां आपने डेल ऑपरेटर स्केलर क्वांटिटी में अप्लाई किया था, वहां कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं थी, वहां सिंपल आपने डेल क्यू किया था। यहाँ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करनी है, क्योंकि डेल भी आपका एक वेक्टर है, क्यू भी आपका एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर के आप क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। आंसर क्या आ जाएगा, स्केलर। ग्रेडियंट का आंसर क्या आएगा, स्केलर आया था वेक्टर, स्केलर होगा मैम। ग्रेडियंट का आंसर पूछ रहे हैं, देखो पीछे चलते हैं। ये ग्रेडियंट था आपका, इस ग्रेडियंट में अगर आप ध्यान से देखो तो ये आंसर आया था। तो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, आई जे और के, तो इसके साथ आ रहा है ना, आपने सिंपल फाई का एक्स के रिस्पेक्ट के उसके साथ आई कैप लगाया जे। तो हमेशा ग्रेडियंट निकलता स्केलर का, लेकिन आंसर क्या देता है, वेक्टर देता है, ठीक है। क्लियर है ना सबको। लेकिन डाइवर्जेंस की केस में क्या हो रहा है, लग वेक्टर पे रहा है, आंसर क्या दे रहे हैं, स्केलर। देखो कैसे, करली एक्स बाय करली आई क्या, करली बाय जे क्या, करली बाय करली जेड के क्या, और डॉट प्रोडक्ट करनी है यू आई वी जे डब्ल्यू के के साथ। यही हमने के क्यों लिया, क्या आ जाएगा आंसर, आई वाले की वी जे, तो यहाँ पे भी एक स्केलर क्वांटिटी बन गई है, जस्ट ऐड होके आ गए। जब भी डाइवर्जेंस हमें निकालना है तो हमें सिंपली तीनों क्वांटिटी को क्या करना है, ऐड करना है, जो पार्शियल डिफरेंशियल होके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी टोटल चेंज ही दिखाता है ये, लेकिन अब यहाँ पे पार्शिएट नहीं कर रहा है कि कौन सी एक्सिस के रिस्पेक्ट चेंज देख रहे हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट तीनों का सम होगा, टोटल चेंज देखना चाह रहे हैं हम इसके अंदर, ठीक है ना। डाइवर्जेंस भी काम तो चेंज पे ही करते, तो डेरिवेटिव आ रहे हैं सब में, तो सारे के सारे काम तो चेंज पे ही करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि डाइवर्जेंस को अगर हम जीरो कहें तो जीरो कब होता है, अगर डाइवर्जेंस क्यू जीरो बन जाए, मान लो जीरो बन भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या पता है इसमें से कोई भी एक क्वांटिटी, एक तो नहीं सारी ही जीरो होंगी तब बात बनेगी, या कोई एक दूसरे के नेगेटिव आ जाए, ऐसा कुछ हो तब जीरो बन सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें डाइवर्जेंस जीरो बन सकता है। अगर डाइवर्जेंस जीरो बन गया इट मीन्स उसमें कोई भी चेंज नहीं, ऑल ओवर चेंज आपका जीरो हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका डाइवर्जेंस जीरो होते हैं, हम उस वेक्टर को क्या कहेंगे, सोलेनॉइडल। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है याद रखना, क्योंकि आपकी पूरे सेक्शन में यूज नहीं होगा, चारों सेक्शन में डाइवर्जेंस क्यू का रोल नहीं आएगा आपके किसी भी सेक्शन में। आएगा तो कर्ल का आएगा, तो कर्ल वाला भी हम पढ़ेंगे, कर्ल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, हमारे सिलेबस में। तो यहाँ से आप एक और ऑपरेटर बना सकते हैं, डेल स्क्वायर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, लैप्लाशियन ऑपरेटर जिसको आप बोलते थे, ओडी पीडी में सब पढ़ा हुआ हमने ना। तो डेल स्क्वायर बनता कैसे है, किसी भी किस क्वांटिटी पे लगेगा सबसे पहले तो, डेल स्क्वायर अगर याद हो ऐसे पढ़ता, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल वाई स्क्वायर और कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल
Z स्क्वायर, ठीक है। मतलब था तो वेक्टर क्वांटिटी ही। अब इसके बाद अगेन डॉट प्रोडक्ट करूं अगर मैं फाई की, या जो भी फाई का नहीं, हमने क्या लेता वेक्टर क्वांटिटी की, क्यों ली थी हमने वेक्टर क्वांटिटी, तो इसी की डॉट प्रोडक्ट करनी है आपको, यू आई वी जे डब्ल्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे पर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू होगा, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा वी का, और विद रिस्पेक्ट टू जेड हो जाएगा डब्ल्यू का। ये आ जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर क्यू। डेल स्क्वायर क्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल क्यू, निकाल के देखना सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। आपने जो डेल क्यू निकालोगे अब आप, अभी बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, इसमें डेल डॉट डेल फाई लिखना पड़ेगा, क्यों, अब आप ग्रेडियंट ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो, ग्रेडियंट ले रहे हो, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल डॉट डेल फाई लिखना पड़ेगा अब हमें, ठीक है। डेल स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू डेल इनटू डेल फाई, यहाँ पे हाँ डेल इंटू डेल फाइव, मतलब ग्रेडियंट का रोल आ रहा है, और ग्रेडियंट हमेशा किस पे लगता है, स्केलर पे लगता है। तो ये थोड़ा सा, जब स्केलर आए तो भी आप डेल स्क्वायर क्यू निकाल सकते हैं, वेक्टर आए तो भी आप डेल स्क्वायर क्यू निकाल सकते हो, फॉर्मूले दोनों में डिफरेंट वे से अप्लाई हो रहे हैं, आंसर तो सेम ही आ रहा है। अगर आप देखोगे ऊपर आंसर कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर इंटू यू प्लस कर्ल स्क्वायर वी बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर डब्ल्यू बाय कर्ल जेड स्क्वायर है, नीचे से निकालोगे तब भी आंसर इसी तरीके का आएगा, बस वो फाइव पे अप्लाई हो जाएगा, वहाँ पे कंपोनेंट वाइज अप्लाई हो, नीचे ऑल ओवर फाइव पे अप्लाई हो जाएगा। फाइव पे देखो कैसे होगा अप्लाई, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई और कर्ल बाय कर्ल जेड, ठीक है, यही है। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है डेल फाइव, डेल फाइव क्या निकलता है, कर्ल फाइव बाय कर्ल एक्स आई क्या, कर्ल फाइव बाय कर्ल वाई जे क्या, कर्ल फाइव बाय कर्ल जेड के क्या, पूरे फाइव पे अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरे में क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, फाइव बाय कर्ल, ठीक है। तो अब की बार फाइव सब पे अप्लाई हो रहा है, वहाँ पे हमने यू वी डब्ल्यू अप्लाई करी, तो हमेशा मोस्टली अगर आप केस देखोगे तो ये वाला मेथड आपका अप्लाई होता है, स्केलर क्वांटिटी का आप निकालते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने अपने पीछे ओडी में भी पीडी में भी लैप्लासियन ऑपरेटर ऐसी जगह पे भी अप्लाई किया जब वेक्टर क्वांटिटीज थी, तो उस पर क्यों अप्लाई हो जाता है, पीछे वाले वे से हो जाता है, ठीक है। डेल डॉट डेल क्यू की फॉर्म से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ एक स्पेशल कंडीशन रहती है कि डेल स्क्वायर, चलो आगे बताएंगे कंडीशन क्या है, अभी एक फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, उस कंडीशन पे आएंगे, ठीक है, फॉर्मूले से आएंगे, पहले निकालते हैं नेक्स्ट को, उसी से क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्या है, कर्व, तो अभी तक हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ठीक है, और लैप्लासियन ऑपरेटर भी पढ़ा है, स्केलर क्वांटिटी जो अप्लाई होगा, नाम से भी क्लियर होगा। कर्ल, कर्ल क्या बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो लिंक है इसका रोटेशन से, कर्ल करो, अभी कर्ल करते हुए देखेंगे यार सभी, वो क्या होता है, राउंड 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 हो जाते हैं नीचे से, वही होना है, इसमें भी रोटेशन चल रही है, तो रोटेशन देखनी है हमें, एक वेक्टर के अंदर कितनी रोटेशन है उसको हम देखना चाह रहे हैं कर्ल से, कर्ल भी एक वेक्टर पे अप्लाई होता है और आंसर भी एक वेक्टर ही देता है, अलग आया उससे तो, ठीक है। कैसे अप्लाई होता है, कर्ल क्यू, क्या फॉर्मूला है, डेल की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है क्यू के साथ अब की बार, ठीक है, मतलब वेक्टर की वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं वेक्टर ही आती है, कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, उसने बताया भी था कि आई जे के ऊपर लिख लो, पहले फर्स्ट के कंपोनेंट लिखो, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल क्यू के कंपोनेंट हमने ले लिए यू वी डब्ल्यू, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कर्ल क्यू की, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कर्ल क्यू में हम अगर ये कहना चाह रहे हैं कि कर्ल क्यू क्या है, जीरो है, मतलब उसके अंदर रोटेशन ही नहीं है, जीरो आ गया, तो ऐसा कब होगा, जब क्यू क्या होगा आपका, इरोटेशनल होगा, उसके अंदर रोटेशन नहीं, इरोटेशनल वेक्टर, मतलब किसी भी वेक्टर में, वेक्टर में क्या क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो अब की बार एक वेक्टर की क्वालिटी और आपके आगे निकल के आई है कि रोटेशन भी हम बता सकते हैं वेक्टर में कितनी रोटेशन, रोटेशन है भी या नहीं है, अगर ये कर्ल क्यू की वैल्यू आपकी जीरो निकल आई ना, इन केस अगर आपने इसे सॉल्व किया, तो इट मींस उस वेक्टर में कोई रोटेशन नहीं, वेक्टर मूव भी करता है, जो पार्टिकल होगा, वेक्टर हम एक पार्टिकल से लेके चल रहे हैं, 3D में कोई भी पार्टिकल ले लो वो वेक्टर फॉर्म में, तो उस पार्टिकल में कितनी मूवमेंट है, वो किस तरीके से मूव कर रहा है, वो हम देख पाते हैं कर्ल से, ठीक है। अगर आप जनरली बात करो
कोई भी आप ऐसा पार्टिकल अगर आप देख रहे हो तो जरूरी थोड़ा ना वो सब सीधा सीधा ही चले जा रहे हैं डायरेक्शन, जो डायरेक्शन बोलिए, हो सकता है थोड़ा सा मूवमेंट के साथ चलो, रोटेशन, इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में रोटेशन होती ही है, कर्ल आता ही है। अगर आपने वाटर में देखा वो भी, हाँ वो भी फर्क पड़ सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन तो अभी दोनों डायरेक्शन में कंसीडर करके चल रहे हैं, लेकिन उसका फर्क भी आगे दिखेगा। एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, क्लॉकवाइज में जो कि उल्टा है उसको हम सीधा बनाएंगे। मेनली जो हमारी डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज, जो मेन डायरेक्शन है, मूवमेंट हम मान के चलते हैं पार्टिकल्स को एंटी क्लॉकवाइज मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा हो कभी भी किसी वाटर ऐसा एरिया, पॉन्ड वगैरह हो या कोई रिवर हो, या कभी भी किसी झील वगैरह कहीं भी गए हो, तो वहाँ पे अगर आपने देखो कई बार राउंड में भी बन रहा होता है नीचे बबल्स टाइप इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, तो वो जो राउंड राउंड में होता है वो पार्टिकल्स की मिला के मोशन ही होती है उसके अंदर। थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो आपको मोशन दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो ये सारा रियल लाइफ से भी आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आप देखेंगे तो इसकी जो एडवांटेज है। कर्ल क्यू की बस मेन ये आपको याद रखना है कि जब भी जीरो आएगा आपको उस वेक्टर क्या कहना है, इरोटेशन कहना है। इसका रोल है काफी अच्छा, आगे वहां पे हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ रिजल्ट हैं आपके इन तीनों पे बेस्ड, कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट, तीनों पे मिला के जो रिजल्ट है उस पे चलते हैं। देखो, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 5, अगर आप इसको इवेल्युएट करेंगे ऑलवेज जीरो आएगा। क्यों आएगा? ये क्या है? ग्रेडियंट 5। इस पे क्या होगा? डेल क्रॉस डेल क्यू किया आपने, डेल क्रॉस डेल करोगे, सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप निकालोगे क्या आएगा? पैरेलल होगा ना, डेल क्रॉस डेल, तो साइन जीरो जीरो। ठीक है ना, तो इस वजह से जीरो आना ही था। अगर हम ध्यान से देखें तो सेम की सेम के क्रॉस प्रोडक्ट बन लग गई, आई क्रॉस आई हमेशा क्या रहता है? जीरो रहता है। तो सेम इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अभी याद रखने का तरीका ही बताऊंगी, कि मैं एक बार सारे रिजल्ट लिख रही हूँ। नेक्स्ट रिजल्ट है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्यू, ये भी क्या आता है? जीरो आता है। अब इसमें क्या है? डाइवर्जेंस और कर्ल क्यू। कर्ल क्यू तो आप ऐसे निकालेंगे, इसके ऊपर आपको डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस कैसे निकालता है? डेल डॉट, तो क्या बन गया? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? डेल डेल क्यू। और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम आ जाए तो क्या आती है? जीरो। तो वही यहाँ पे हुआ, ये जीरो। ठीक है, थर्ड है आपके पास इसके अंदर कर्ल ऑफ कर्ल क्यू, मतलब दो बार कर्ल अप्लाई कर रहे हो आप। पहले एक बार कर्ल निकाल चुके हो, फिर एक बार और कर्ल लेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हो? पहले इस पे अप्लाई करते हो, डॉट होती है वहां पे, बाहर डेल हो गया, फिर माइनस इसी पे अप्लाई होगा, डेल डॉट डेल इनटू क्यू बाहर हो जाएगा। तो क्या बन गया? ये क्या है आपका? डाइवर्जेंस क्यू हो गया ना, और ये बाहर बैठा तो इसको ग्रेडियंट की फॉर्म में ले सकते हैं, डाइवर्जेंस क्यू। ठीक है ना, डाइवर्जेंस क्यू जो भी आएगा वो एक स्केलर आएगा, और स्केलर पे हमेशा क्या अप्लाई हो सकता है? ग्रेडियंट। तो ये बन गया ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस क्यू। ठीक है, तो पहला कर्ल, कर्ल क्यू को जब आप ओपन करते हो तो फर्स्ट टर्म क्या आती है? ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस क्यू, और ये क्या बन गया? डेल स्क्वायर क्यू माइनस लैप्लासियन ऑपरेटर अप्लाई करके क्यू क्यू पर। तो ये फॉर्मूला है वैसे तो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं रहता है तो आप ये दो स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हैं इसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, स्टेप वाइज चलोगे तो फॉर्मूले हमेशा याद रहेंगे, कभी भूलोगे नहीं। तो ये थर्ड था आपका। अगर हम इसके अंदर देखें एक्चुअली में हुआ क्या है, अगर मैं इसको इस तरीके से सर्कल की फॉर्म लिख लूँ, जैसे हम आई जे के लिखते थे, सबसे पहले तो मैं लिखूंगी ग्रेडियंट, फिर डाइवर्जेंस पढ़ा हमने, फिर हमने क्या पढ़ा है? कर्ल पढ़ा। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जब आप करते हैं, यहाँ से चल रही हूँ, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जब आप करते हैं तो क्या आती है आपकी? जीरो आती है। ठीक है, और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल भी क्या आता है? जीरो। तो चल तो सर्कल में, बस अब बात बची ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या आएगा, वो तो हमने कहीं पे निकाला ही, तो उसके बारे में बता सकते हो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या बनता है? मैं एक एक्स्ट्रा देख रही हूँ कि क्या तुम निकाल पाओगे या नहीं, सिलेबस में नहीं है आपके। ग्रेडियंट होता क्या है? डेल, सिंपल डेल, किसी भी स्केलर पे लगता है। डाइवर्जेंस ऑफ क्यू क्या आएगा?
स्केलर आएगा, तो स्केलर आएगा तो इट मीन्स ये स्केलर पे ही लग रहा है, इट मीन्स कोई ना कोई आंसर तो निकल के जरूर आएगा, ये तो कंफर्म है, जीरो तो नहीं आएगा, इसलिए हमने अलग से लिखा नहीं जीरो वाले केस में उसको। तो जो ये सर्कल है ये सिर्फ दो ही रोटेशन पे चल रहा है, पूरा नहीं है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ये जीरो। ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस को आप जीरो नहीं कह सकते हैं, कुछ ना कुछ आंसर जरूर देगा, क्योंकि डाइवर्जेंस आप निकाल पा रहे हैं, फिर उस पर आप क्या लगा रहे हैं, ग्रेडियंट। अगर मैं इन शॉर्ट देखूँ तो डेल डॉट क्यू पे लग रहा है, डेल ऑफ डेल डॉट क्यू, कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा। बस इतना ही फॉर्मूला है, इसको और सिंप्लीफाई तो क्या करोगे कि इसको हम ब्रेक करके लिखें, ब्रेक करने का ही फायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए क्यू मैंने आपको दे दिया, वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं हम, एक्स आई प्लस 2yj प्लस 3z के, मान लो ये ले लिया हमने, डायरेक्शन ही तो लेनी है, x में 2y और 3z ये कंपोनेंट ले लिया हमने जहाँ पे भी रखा हुआ। तो इस पे जब आप डेल डॉट क्यू निकालेंगे कितना आएगा, डेल डॉट क्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल था, कर्ल बाय कर्ल एक्स का, एक्स वाली इस वाले कंपोनेंट के साथ यू के साथ तो आना आ गया, प्लस इस वाले का वाई के साथ 2, तो यहाँ पे कितना आ गए 6। तो इसका आंसर यहाँ पे तो क्या निकल आया आपका, अब आप ग्रेडियंट लोगे तो पक्का क्या आएगा, जीरो। तो किसी केस में जीरो निकल भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देती, एक्स स्क्वायर करते यहाँ क्या आएगा 2x, अब ग्रेडियंट निकालो, आंसर क्या आएगा 2, नॉन जीरो। तो जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाली चीज जीरो होनी कोई जरूरी नहीं है, इसको माइंड में रखना। सिर्फ ये दो ही आपकी जीरो होंगी जो हमने लिखी है। और जो थर्ड कर्ल ऑफ कर्ल क्यू है ये इस तरीके से ओपन होगा, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस क्यू माइनस डेल स्क्वायर क्यू, ये हम एक बार बीच में यूज करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है, एक बार यूज करेंगे बस, ज्यादा नहीं, इसको याद रखना फॉर्म पे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट जो थ्योरम आती है दैट इज अ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बहुत बार यूज करने वाले हैं। तो अब आपको टेक्निक याद रखनी है कि किस तरीके से अप्लाई होती है ये, बस ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में सबसे पहले तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कहाँ होती है, जब भी आपको सरफेस इंटेग्रल को वॉल्यूम इंटेग्रल में कन्वर्ट करना है तभी ये अप्लाई होगा, मतलब 2D वाले को 3 डायमेंशनल वाले इंटेग्रल में लेके जाना, ठीक है। तो इस केस में अप्लाई करिए 3 को 2 में लाना, इररिस्पेक्टिव अगर हम इसका देख ले ऑल्टरनेट भी तो वो भी ट्रू है, ठीक है, कन्वर्ट्स भी ट्रू है, दोनों तरीके से आप लेके जा सकते हैं, जिस तरीके से इधर लेके जाओगे उस तरीके से वापस आना है। तो सरफेस इंटीग्रल में ये ध्यान रखना आपको कुछ इस तरीके का देखा होगा, ये नीचे एस लिखने का मतलब है कि डबल इंटीग्रेशन ही है, अगर मैं इधर वी लिख रही हूँ तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ही है वॉल्यूम और ये सरफेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा क्यू डॉट एन डी एस, मतलब ऐसा कुछ भी होगा आपके पास जिसमें एक वेक्टर होगा, उसका नॉर्मल कंपोनेंट बता रखा होगा किस डायरेक्शन में इनटू डीएस जो सरफेस। अगर ये नॉर्मल नहीं बता रखा तो ऐसे भी लिख सकता है डीएस बार, डीएस पे बार लगा देगा। अब इसका मीनिंग यही है कि एन डॉट डीएस है, मीनिंग दोनों का सेम ही है, चाहे आप ऊपर वाला लिखो चाहे आप नीचे वाली टर्म लिखो, कोई फर्क नहीं, ठीक है। बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि एन कैप बिना लगाए ही एस बार लिख देगा, तो एक ही मीनिंग है दोनों का, एस के अंदर ही उसने डायरेक्शन बता दिया स्टेप का, ठीक है। अब इसको आपको चेंज करना है किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल में, नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो कहीं ना कहीं ये डाइवर्जेंस अप्लाई करेगा, तो डीवी लिख दो और डाइवर्जेंस ऑफ क्यू, ये आपका चेंज होके आ गया, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं कि सिंपल आपको एक वेक्टर दे रखा है जिसके साथ में उसके डायरेक्शन भी है सरफेस में, जस्ट उस पर आपको क्या लेना है, उस वेक्टर पे जो क्यू वेक्टर को उस पर क्या ले देना है, डाइवर्जेंस ले देना, और वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। उल्टा आना है तो इस साइड आपका डाइवर्जेंस होना चाहिए वॉल्यूम, जिस पे डाइवर्जेंस है वो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा इनटू एन डी, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट है, ये याद होने चाहिए आपको, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, यहाँ सरफेस की लिमिट रहेंगी, यहाँ वॉल्यूम वाली लिमिट आ जाएगी, नॉर्मल वेक्टर वगैरह ना इधर नहीं। अब तो डाइवर्जेंस निकाल दिया हमने, ठीक है, डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर आ जाएगा, एंड में डीवी चल ही रहा है, ठीक है, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। ये इसलिए लेते हैं, बहुत टाइम क्या होता है कि जो सरफेस वाला होता है आपका, मान लीजिए क्यूब वाला केस है, मान लो क्यूब वाले का आप क्या कर रहे हो, एक एक सरफेस पे निकाल रहे हो काम, 6 सरफेस है, पहले पे निकाला इस साइड डायरेक्शन ले ली, इधर वाले पे निकाला तो दूसरी साइड डायरेक्शन, तीसरे वाले आउटवर्ड डायरेक्शन, जो भी बनेगी, तो एक एक निकाल के आप उनको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो,
ऐड कर रहे हो टोटल निकालने के लिए। इससे ज्यादा अगर हमें टोटल ही देखना है तो क्यों ना हम डाइवर्जेंस थ्योरम की तरफ मूव करें। डाइवर्जेंस क्या करता है, ऑल ओवर पूरा वॉल्यूम सभी की बात कर देता है, सरफेस वाइज बात नहीं करता हूँ, कंप्लीट जितना भी वॉल्यूम होगा 3D फिगर का उस पर बात कर दिया। हम क्यूब का क्या करेंगे, कंप्लीट वॉल्यूम पे काम कर लेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ क्यू लगा। प्रैक्टिकली ये इंपॉर्टेंस है इसकी कि वो वहाँ जो सरफेस, हम अलग अलग सरफेस पे काम कर रहे हैं 3D फिगर में। 3D फिगर में काम जो आसानी से हम निकाल सकते हैं, अगर कंप्लीट फिगर का अगर पूछा है तो बाय वॉल्यूम, तो वहां पे हम इनका यूज करते हैं उसमें कि जब हमें अपना काम सरफेस से वॉल्यूम पे लेके जाना हो, सरफेस बहुत सारे हो, तो हम उस केस में वॉल्यूम पे लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखना है, जस्ट बहुत ही नाम से क्लियर है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस लेना है बस उस वेक्टर पे जब वॉल्यूम में लेके जाओगे, बहुत बार यूज होगी इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। लेकिन एक जो कम यूज होगी लेकिन होगी यूज बीच बीच में, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम थोड़ा सा इससे अलग है, यहाँ सरफेस से वॉल्यूम था, वहां क्या होगा आपका ना, वॉल्यूम से सरफेस तो इधर भी आ गया। अब 1 से 2 में जाओ, लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में जाओ, वो कौन काम करेगा आपका, स्टोक्स थ्योरम काम करेगा। तो जब भी लाइन इंटीग्रल को आपको सरफेस इंटीग्रल में लेके जाना है, मतलब यहाँ पे 1 डायमेंशनल है आपका, 1 डायमेंशनल से मैंने वो कर्व ले ली सी, मैं ये क्लोज्ड लूप लगाया, जो क्लोज्ड कर्व है, कर्व तो आपकी कैसी हो सकती है, ए से बी लिमिट भी चल रही होती है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि सिस्टम्स ऐसे ले रहे हैं जो क्लोज्ड ही चल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने क्लोज लगा दिया, जिससे डरना मत। इसका मीनिंग सिर्फ ये है कि क्लोज जो कर्व है, जो भी कर्व है वो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं पे घूम फिर के वापस आ रही है, सिर्फ इतना सा मतलब है इसका। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मान लीजिए कोई भी दे दिया कर्व के लिए क्यू एनी वेक्टर इनटू डी आर, क्योंकि अब सी पे बात कर रहे हैं तो सी में कौन आएगा, डी आर आएगा, और इसके साथ मैंने इस पे बार भी लगा दिया, और इसका मैंने वो वेक्टर नहीं लिखा ना नॉर्मल वाला, क्योंकि इस तरफ ये जा रहा है, डायरेक्शन क्या, तो उसको छोड़ने के लिए हमने क्या किया है, जस्ट डी आर। वैसे भी आर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर लगाना है था कि आर की डायरेक्शन क्या है वो भी हम देख सकते हैं। अब हमें कर्व को चेंज किस में करना है, सरफेस में चेंज करना है बाय स्टोक्स थ्योरम। तो सरफेस में चेंज करते हुए क्या आएगा आपके पास, क्या रह गया, आपने क्या यूज नहीं किया, डाइवर्जेंस का यूज आ गया, ग्रेडियंट का भी इवन पहले ही आ गया था, अब बात बची है कर्ल की। तो 2D में जब हम लेके जाते हैं सरफेस में तो कौन आता है, कर्ल आता है। सरफेस एस के साथ क्या आ जाएगा, कर्ल क्यू, कर्ल बन जाएगा, क्योंकि सरफेस के अलोंग जा रहे हो तो फिर डायरेक्शन भी चाहिए हर एक सरफेस में, तो एन कैप इंटू डी एस, तो ये ऐसे बन जाएगा। क्यू में क्या आता है, कर्ल क्यू बन जाएगा, बस सरफेस में लेके जाओगे हाँ नॉर्मल वेक्टर आएगा साथ में, नॉर्मल को अगर हटाना है तो यहाँ पे डी एस बार लगा दो, आपकी मर्जी है जिस वे से आप लिखना चाहते हैं, दोनों एक ही मीनिंग। अगर आपने नॉर्मल लिखा है तो फिर डी एस पे बार कभी मत लगा देना भूल के, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है, एक लगाना है आपको, दोनों लगा दिए फिर वो इलॉजिकल सा लगेगा। ठीक है, तो ये आपके पास स्टोक्स थ्योरम रहती है, डायरेक्ट हमें यही बात यूज करनी है मेन। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। एक बात अगर हम देखें, क्लोज्ड कर्व थी आपकी, अगर इसको आगे कनेक्ट करूं, सरफेस को वॉल्यूम में लेके जा सकते हो, अभी पीछे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमने बोला था, ठीक है ना। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अगर मैं इस पे अप्लाई करूं क्या बन जाएगा, वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्यूब, यही आएगा इनटू डी। क्या ये क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्यूब अभी हमने पढ़ा है, क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जा रहा होगा, ये दोनों की जीरो ना, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्यूब, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, हाँ रीच, ठीक है ना, जीरो हो गए। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि जब हमने इसको वॉल्यूम में हम लेके गए तो इसने आंसर क्या दे दिया, जीरो दे दिया। इट मीन जब आपने क्लोज्ड कर्व ली थी क्यू डॉट डी आर तो उसका आंसर क्या आया आपका, जीरो। तो जब भी क्लोज्ड कर्व होती है कहीं ना कहीं उसमें ऑल ओवर मिला के अगर हम बात कर रहे हैं इस वेक्टर की, इंटीग्रेट कर रहे हैं इस वेक्टर को, ऑल ओवर देख रहे हैं पूरे कर्व के ऊपर, तो इन शॉर्ट उसका आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो ये हम आगे जाके देखेंगे, अभी अभी नहीं देख रहे, वो तो मैंने जस्ट ऐसे प्रैक्टिकली बता दिया आपको। फर्स्ट सेक्शन में आपके लिए पूरा टॉपिक आने वाला है, सर्कुलेशन जिसको हम नाम बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे इसके बारे में, सर्कुलेशन जीरो हो गई अराउंड द वेक्टर।
सर्कुलेशन जीरो मतलब इरोटेशनल से भी हम लिंक कर सकते हैं, वो सब आगे देखेंगे। ठीक है, अभी बस इतना था कि सरफेस से वॉल्यूम पे अगर हम जाएंगे क्लोज कर्व की वजह से यहाँ पे जीरो आ सकता है। जनरली मैं बात नहीं कर रही, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हम देखेंगे फ्लूइड के अंदर ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अप्लाई कैसे करते हैं स्टॉक थ्योरम। एक ही जगह बस अप्लाई होनी है स्टॉक थ्योरम, जिसमें मैंने आपको बता भी दिया सर्कुलेशन, और कहीं यूज नहीं होनी, सर्कुलेशन में यूज होनी। तो कैसे करते हैं, क्यू कर्ल क्यू आ जाता है, बस डी आर का क्या बन जाता है, डी एस कैप बन जाता है। ठीक है, इस बात। तो ये आपका क्या था, स्टॉक थ्योरम। स्टॉक थ्योरम हम टू डायमेंशन में भी लगा सकते हैं, हालांकि यूज नहीं है इसका। टू डायमेंशन में कैसे लगाओगे, क्यू को टू डायमेंशनल अगर हम ले लें इनटू डी एक्स, जैसे क्यू को मैंने ले लिया मान लो पी आई कैप क्यू जे कैप, ये ले लिया। टू डायमेंशन में ले रहे हैं हम, ध्यान करना। 2D फ्लो बोले तो 2D में सिर्फ आई और जे का ही रोल आएगा, 3D वाला चला गया। अब ये नहीं कि आप ये कहो आर जेड कैप क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम बात ही 2D में कर रहे हैं। ऐसे डी एक्स में 2D में क्या रह जाएगा, डी आर में डी एक्स और डी वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये वाली बन गई, डी आर लिख चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, डॉट प्रोडक्ट करो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ओवर द कर्व सी, ये बन गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, देखो कर्ल क्यू कर रहे हो आप, तो किसी भी बस टू डायमेंशन का आपको कर्ल क्यू निकालना है। टू डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आई जे के वाला तो अब आपको एक तरीके से जीरो ही हो गया, खत्म हो गया। कर्ल क्यू निकालना, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, ये भी 1 0 होगा। एक तरीके से हम देखें, मतलब के तो आएगा, के तो डायरेक्शन को शो कर रहा है, लेकिन इसका जो कंपोनेंट है वो जीरो होगा। ऐसे जो नीचे वाला होगा आपका, नीचे क्या आएगा, आप आगे कर्ल क्यू ले रहे हो तो क्यू के कंपोनेंट पी क्यू जीरो, ये लिया आपने। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका, अगर ध्यान से देखो तो ये तो जीरो हो गया। जे वाला लोगे तो भी जीरो, के वाला बच गया सिर्फ। के वाले में कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल पी बाय कर्ल वाई, ये आया। के कैप की डायरेक्शन में आया, जेड एक्सिस के अलोंग आया। तो जो इसका आंसर आया है आपका, कर्ल क्यू लिखते थे, इनटू में डायरेक्शन देखते थे एन कैप, ठीक है ना, इनटू में डी एस ये लिखते थे, तो इनटू में डायरेक्शन एन कैप इनटू डी एस, ये आंसर आया आपका। इस आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल पी बाय कर्ल वाई, डी एस को मैं लिख सकती हूँ डी एक्स डी वाई, क्योंकि अब टू में ही चल रहा है, तो डी एक्स डी वाई। अब डायरेक्शन यहाँ पे भी हमें वही लेनी पड़ेगी एस की, जिसमें काम चल रहा है। एक्स वाई प्लेन है तो नॉर्मल कहाँ पे निकलेगा, जेड के अलाउंग निकलेगा। एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल देखना है, एक्स वाई की नॉर्मल कौन सी होगी, दोनों पे जेड ही होगी। तो एन कैप भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, के कैप बन जाएगा। के कैप इंटू के कैप क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसीलिए ये वाला तो हो गया 1, डी एस की जगह पे आ गया डी एक्स डी वाई, और ये आ गया कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल पी बाय कर्ल वाई। तो मैं इन शॉर्ट अगर जो मैंने अभी किया है उसको लिख दे हम कंप्लीट, तो क्या बन गया ये टू डायमेंशन में, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आया। राइट हैंड साइड में क्या बन गया, एस वाला बन गया सरफेस वाला, कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स आया माइनस कर्ल पी बाय कर्ल वाई आया डी एक्स डी वाई, टू डायमेंशनल का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ज़्यादा रहती हैं कि टू डायमेंशन में अगर हमें फटाफट ये वाला रिजल्ट पता हो तो हम बड़ा जल्दी अपना आंसर निकाल लेते हैं। इसके लिए सिर्फ, नहीं तो कर्ल निकालने बैठ जाओगे पहले तो आप, उसमें आपको टाइम लग जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला हो गया आपका टू डायमेंशन। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, नहीं तो 3D से ही तो ये 2D में आया है, कोई फर्क तो है नहीं, निकाल सकते हैं अगर थियोरटिकली वर्क है, बल्कि थ्योरी में तो ज़्यादा मांगते हुए लिखा हुआ। तो थ्योरी के लिए तो ठीक है, प्रैक्टिकली के लिए अगर हम कॉम्पिटिटिव टेस्ट में जाते हैं, हालांकि कॉम्पिटिटिव टेस्ट में वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं नेट वगैरह वाले में तो, लेकिन आईआईटी जैम में वाला क्वेश्चन आता था, गेट में वाला क्वेश्चन आता है। गेट का पेपर तो होगा तो एक क्वेश्चन इस पर डेफिनेटली मिलता है इसी पॉइंट पे, ठीक है, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, उसको हम अभी नहीं करेंगे, जब उसका रोल आएगा फर्स्ट सेक्शन के बाद अभी भी नहीं आएगा, फर्स्ट सेक्शन में पूरा आपका निकल जाएगा। तो जब आपका ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट का रोल आएगा उससे एक दिन पहले हम इस टॉपिक को करेंगे। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, अलग कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट से ही आपके सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल ये सारे कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, उन्हीं की पर्टिकुलर वैल्यू लेने से। तो हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट सीखना है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट।
उसी से ही हम आगे के सारे कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, चाहे स्फेरिकल है चाहे सिलेंड्रिकल है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था जो आज फिनिश हुआ है। कल हम फ्लूइड डायनामिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी का अगर कोई क्वेरी हो जो आज काम हुआ है, पढ़ के देखो, पूछना, ठीक है। प्राची, आज प्राची ने भी ज्वाइन कर लिया। यस मैम, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तबीयत ठीक है अब? नहीं, अभी आज कल से फिर खराब थी ज़्यादा। अच्छा, कल से ठीक हो गया, कोई बात नहीं, रेस्ट किया करो, जिस टाइम ठीक लगे उस टाइम रिकॉर्डेड ले लिया करो मुझसे लेक्चर, ठीक है। तुम्हें तो ये छूट दे ही सकते हैं, जिसकी तबीयत में कोई दिक्कत है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकता है, सेम टाइमिंग पे, कंपल्सरी नहीं। अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि जो लाइव क्लास में समझ आता है वो ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, हो सकता है बोर होने लग जाए, 40 मिनट से भी ऊपर की शायद क्लास हो जाती है, तो उसमें फिर एक ऐसे लगता है मोनोटोनस सा होगा। तो कोशिश किया करें कि लाइव तो हो, नहीं हो पाता तो रिकॉर्डेड भी मिल जाए, ठीक है। तो आई थिंक आज सारे अवेलेबल है ना, आज सारे प्रेजेंट हो गए हैं सर। चलो, तो ऑफलाइन भी आए हैं आज कुछ अच्छे बच्चे पढ़ने, है ना। चलो ठीक है, तो कल मिलेंगे सुबह 8 AM। 8 का देखो 8:10 तक हो सकता है, लेकिन इससे लेट ना करना कोई भी। कोशिश करना कि हम 8:15 पे तो एग्जैक्टली स्टार्ट कर ही दे क्लास को। तो 8:10 तक सब ज्वाइन कर लिया करो, तुम भी जो बाहर से आते हो। हाँ बेटा। हाँ, तुम आ गए थे 8:10 तक, 8:10 तक आ जाया करो, ठीक है सब लोग। ठीक है देन, ओके, बाय।